हेलो गाइस, यूपीपीसीएस आरओ एआरओ के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। ओके, यूपीपीसीएस 2021 आरओ एआरओ 2021 कुछ फैक्ट्स की बात करनी है मेडिवल इंडिया में। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं किसका कितने वर्ष शासन रहा। सबसे ज़्यादा शासन किया मेडिवल इंडिया में तुगलकों ने, फिर गुलाम वंश का शासन रहा 84 वर्ष का, इसके बाद लोदियों का 76 वर्ष का शासन रहा और सैयद वंश ने 36 वर्ष तक शासन किया। सबसे कम शासन रहा खिलजियों का। ओके, तो सबसे ज़्यादा नंबर 1 पर कौन रहे? तुगलक रहे और इसके बाद सबसे कम रहा खिलजी वंश का शासन। सल्तनत काल की अगर बात करेंगे तो सबसे पहला शासनकाल रहा है गुलाम वंश, यानी कि मामलूक वंश भी इसको कहते हैं, मामलूक वंश भी इसको कहते हैं। इसका जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड रहा है 1206 से लेकर 1290, गुलाम वंश का शासनकाल रहा है। सबसे पहले मोहम्मद गोरी 1206 में, फिर ऐबक 1206 से 1210 तक। इसे ही तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। लाहौर के स्थानीय नागरिकों द्वारा इसने सत्ता ग्रहण की। इसके बाद आता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश 1210 से 1236 तक रहेंगे। फिर आएंगी रजिया। इल्तुतमिश के बाद रजिया 1236 से 1240 और इसके बाद आएंगे बलबन। बलबन का टाइम पीरियड रहेगा 1265 से 1287। ठीक है। ऐबक कुतुबी वंश की स्थापना करेंगे, कुतुबी वंश की स्थापना करेंगे। शमसी वंश की स्थापना इल्तुतमिश करेंगे और बलबनी वंश की स्थापना बलबन करेंगे 1265 से 1287। फिर कैकुबाद और लास्ट में क्यूमर्स का शासन रहेगा। यहीं से गुलाम वंश का अंत हो जाता है। तो सबसे पहले ऐबक की बात करते हैं। तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है ऐबक। प्रथम तुर्क शासक। सुल्तान की उपाधि उसने कभी धारण नहीं की, बल्कि धारण की तो मलिक और सिपा सालार की ही इसने जो है हमेशा से पदवी अपने ऊपर धारण करके रखी। इसने ना कभी खुतबा पढ़वाया ना सिक्के चलाए। 1206 से 1210 तक इसने लाहौर से शासन किया और यानी कि लाहौर को ही अपनी राजधानी बनाकर रखा। मिन्हाजुद्दीन सिराज ऐबक को एक वीर और उदार हृदय का सुल्तान बताया। मिन्हाजुद्दीन सिराज ने इसे ही लाख बख्श कहा गया और इसे ही लाख बख्श के साथ साथ पील बख्श भी कहा जाता है, पील बख्श भी कहा जाता है। कुतुब मीनार की इसने स्थापना करवाई, शुरुआत करवाई कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। मृत्यु हो गई थी इसकी चौगान खेलते समय लाहौर में, अर्थात इसका मकबरा भी कहाँ है? लाहौर में ही है। इसने हसन निज़ामी और फ़क़े मुदव्विर को अपने यहाँ क्या किया था? फ़रुख मुदव्विर के कहीं मिल सकता है आपको लिखा हुआ, उसको इसने संरक्षण दिया था। ओके, अच्छा, इसने क्या किया था कि खोखरों के युद्ध में, खोखरों के विरुद्ध विद्रोह में इसने मोहम्मद गोरी का साथ दिया था। खोखरों के विरुद्ध विद्रोह में इसने मोहम्मद गोरी का साथ दिया था। ठीक है, ये आप याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इल्तुतमिश पे आते हैं। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसका टाइम पीरियड 1210 से 1236 रहेगा। ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था और इसने राजा के पद को वंशानुगत बना दिया था। ठीक है ना। और इसी खोखरों के विद्रोह में ऐबक ने इसको दास्ता से मुक्त कर दिया था इल्तुतमिश को। 1229 में बगदाद के अब्बासी खलीफा से भी इसको मान्यता मिल गई और इसकी स्वतंत्र स्थिति और औपचारिक मान्यता भी इसे इसके अंतिम खलीफा यानी अब्बासी खलीफा से इसको मान्यता मिल गई। तुर्कान ने चहलगानी बनाया, यानी कि 40 दासों का इसने गुट तैयार किया। नवोदित राज्य को बचाने के लिए इसने मंगबरनी का साथ देने से मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि उसमें चंगेज खां ने आक्रमण किया हुआ था, यानी कि चंगेज खां इल्तुतमिश का समकालीन है, ये ध्यान रखना। चंगेज खां इल्तुतमिश के समकालीन है। बंगाल पर अधिकार किया 1230 में। सिक्के चलाए इसने और टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा इसने प्रारंभ की। रजिया का भी नाम भी सिक्कों पर इसने लिखवाया। दिल्ली को राजधानी बनाया, ये याद रखिएगा। दिल्ली को राजधानी किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं, बल्कि इल्तुतमिश ने बनाया। इक्ता प्रथा, सामंती व्यवस्था को समाप्त करने के लिए इक्ता प्रथा शुरू की।
ठीक है। और सेना का निर्माण किया, मुद्रा में सुधार किया, शुद्ध अरबी सिक्के चलाए, चांदी का टंका, तांबे का जीतल, मुद्रा में सुधार किया इल्तुतमिश ने, ठीक है। मदरसा ए मुज्जनी, ये ध्यान रखिएगा, मोहम्मद गोरी ने बनवाया था मदरसा ए मुज्जनी, ठीक है। ओके, एक सेकंड रखिएगा। इसके बाद शासन का मुख्य आधार क्या था? शासन का मुख्य आधार इसके यहाँ विदेशी मुसलमान थे। शासन का जो मुख्य आधार था वो विदेशी मुसलमान थे। उत्तराधिकारी की चयन प्रक्रिया को तोड़कर इसने रजिया को सुल्तान घोषित किया और इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रुकनुद्दीन गद्दी पर बैठा। हालांकि वास्तविक सत्ता उसकी मां जो शाह तुर्कान की उसके हाथों में रही, लेकिन जन समूह द्वारा इसको अपदस्त करके रजिया को शासक बनाया गया। मिनहाजुद्दीन सिराज और मलिक ताजुद्दीन को इल्तुतमिश ने संरक्षण प्रदान किया। इल्तुतमिश के समय अवध में पृथु विद्रोह हुआ था। कौन सा? पृथु विद्रोह हुआ था। और खोखरों का विद्रोह के समय ऐबक ने इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्त कर दिया था। ओके, बात करते हैं रजिया की। रजिया 1236 से 1240 तक गद्दी पर बैठी और ग्वालियर विजय के बाद रजिया को इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था और यहीं से उसके सिक्कों पर नाम लिखने की प्रथा को भी स्टार्ट कर दिया था। रजिया का नाम सिक्कों पर लिखवाया था। रजिया के समय में सुल्तान और अमीर संघर्ष बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। क्या क्या? सुल्तान और अमीरों के बीच संघर्ष। रजिया के संबंध में कहा जा सकता है कि जनता ने पहली बार निर्णय लिया, पर्दा प्रथा त्याग दी थी रजिया ने, और कुब्बा और कोट की प्रथा प्रारंभ की थी। शासनकार रजिया स्वयं देखती थी और 1240 में सरहिंद के सूबेदार अल्तूनिया ने विद्रोह कर दिया था। अल्तूनिया ने विद्रोह किया 1240 में, ये सरहिंद का सूबेदार था। और अमीरों ने रजिया के भाई जब ये दबाने गए इस विद्रोह को, तो बहराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया। फिर रजिया ने अल्तूनिया से विवाह कर लिया और बहराम शाह से युद्ध किया, लेकिन इस युद्ध में रजिया हार गई और रजिया की हत्या हो गई। रजिया ने एक अबिशियानाई हबशी अफसर था जलालुद्दीन याकूत। कौन था? जलालुद्दीन याकूत। उसको अमीर आखूर यानी कि अश्वशाला का प्रमुख नियुक्त किया था। कहाँ का नियुक्त किया था? अश्वशाला का प्रमुख नियुक्त किया था। अब बात करते हैं नासिरुद्दीन महमूद की। पर नासिरुद्दीन महमूद रजिया के बाद आया तो नासिरुद्दीन महमूद, ठीक है, लेकिन वास्तविक सत्ता बलबन के हाथों में थी। किसके हाथों में थी? बलबन के हाथों में थी। और बलबन की जो उपाधि थी वो क्या थी? वो थी उलुग खां की उपाधि थी। कौन सी उपाधि थी? उलुग खां की उपाधि थी। ओके। हालांकि रजिया के बाद की अगर बात करोगे तो बहराम शाह की भी मृत्यु हो गई थी। रजिया के बाद बहराम शाह आया था। बहराम शाह 1240 से 42 तक रहा था, ठीक है ना। और इसी के समय बंगाल में एक मंगोल आक्रमण हुआ था, ठीक है। तैर बहादुर ने किया था। तैर बहादुर ने यह आक्रमण किया था, ठीक है। फिर बात करेंगे अलाउद्दीन मशहूद शाह की। अलाउद्दीन मशहूद शाह की 1242 से 46 तक इन्होंने शासन किया, ठीक है। मंगोलों का पुनः आक्रमण हुआ, मंगोल आक्रमण हुए इस समय, ठीक है। मंगोलों ने उस पर कब्जा कर लिया था इस पर, ठीक है। हालांकि फिर बलबन इस समय क्या था? वो वज़ीर था, तो बलबन ने मंगोलों को हराया था। इसके बाद 1215 का टाइम जो था, तराइन का तृतीय युद्ध होता है। क्या होता है? तराइन का तृतीय। ध्यान रखिएगा ये 1215। जल्दी जल्दी फैक्ट आपको मिलने वाले नहीं हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए। जैसा आपका रिस्पॉन्स आएगा वैसे ही आपके लिए वीडियो बनते रहेंगे। ओके। यहाँ पर उसने एल्दौस को पराजित किया था। किसको? एल्दौज को पराजित किया था। एल्दौज पराजित किया था, ठीक है। 1226 में बंगाल विजय, और यहाँ पर शासक था गियासुद्दीन, उसको हराया था। शासक
गयासुद्दीन को हराया था। शासक था गयासुद्दीन, उसको हराया था। ठीक है ना। 27 में इसने बंगाल, सिंधु और मुल्तान को भी मिला लिया और 35 में पंजाब के खोखरों पर इसने विजय प्राप्त की थी। अब हमें बात करनी है बलबन की। तो बेसिकली इसने जो 20 वर्ष थे वो वजीर के रूप में बिताए और 20 वर्ष शासक के रूप में। इसका 65 से 87 तक का शासनकाल रहा। सुल्तान ना होते हुए भी इसने सुल्तान के छत्र का प्रयोग करता रहा। ये बलबन इलबरी वंश का था, इलबरी तुर्क था। ये कौन सा तुर्क था, ये लिख लीजिए इसको, इलबरी तुर्क था। पहला शासक था जिसने पद और अधिकारियों के लिए स्पष्ट विचार प्रस्तुत किए, रक्त और लौह की नीति का प्रतिपादन किया, राजत्व का सिद्धांत दिया। उसने कहा सुल्तान का पद ईश्वरीय होता है, निरंकुश होना सुल्तान का आवश्यक है। ओके, दैवी राजत्व का पद भी इसी को कहते हैं, राजत्व का सिद्धांत, इसका दैवी राजत्व का ही सिद्धांत है। बलबन ने कहा कि सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, उसका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात आता है और अपने आप को इसने अफराशियाब वंश का बताया था। ठीक है, चूँकि ये चहलगानी वंश का उसका था, दल चालीसा का एक मेंबर था, तो अपने आप को इसने राजा बनाया। तब इसने अपने आप को सिद्ध करने के लिए क्या कहा कि ये अफरासियाब वंश का है, इसलिए राजा बन सकता है। जागीरों की जांच कराई और अब आय एकत्र करने का अधिकार सरकारी अधिकारियों को दे दिया गया। निर्योग्य सैनिकों को पेंशन देकर मुक्त कर दिया। चालीसा जो था, दल चालीसा जो इल्तुतमिश ने बनाया था, उसका दमन कर दिया। सिजदा और पावोश की प्रथाएं इसने शुरू की और नैरोज त्यौहार मनाना, ये एक ईरानी त्यौहार है, पर्शियन त्यौहार है, पर्शियन कैलेंडर के हिसाब से नया वर्ष होता है, उसे इसे मनाने की इसने आज़ादी दी। ओके, इसको शुरू किया मनाना। नए सिक्के चलाए इसने बलबन ने। अमीर खुसरो और अमीर हसन दोनों को इसने क्या किया, संरक्षण दिया। अमीर खुसरो को तूतिए हिंद कहा जाता है, अमीर खुसरो और अमीर हसन, ठीक है ना, दोनों को इसने संरक्षण दिया। रक्त एवं लौह की नीति स्टार्ट की, बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति स्टार्ट की। इसके बाद इसका बेटा आया कैकुबार, वो विलासी था। अराजकता यहीं से स्टार्ट हो गई और अंतिम शासक था क्यूमर्स, बलबन वंश का, यानी कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, क्यूमर्स था। ठीक है ना। अब बात करेंगे हम लोग खिलजी वंश की। दूसरा वंश कौन सा है, खिलजी वंश और फिर तुगलक वंश, ऐसे फिर सैयद वंश और फिर लोधी वंश। ठीक है, चलिए तो इसको दूसरे वीडियो में शुरू करते हैं। थैंक यू वेरी मच। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना